भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य था जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक यहाँ की राजनीति, कला और संस्कृति पर अपनी कह सकते हैं कि एक अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे एक ही राजवंश ने एक पूरे उपमहाद्वीप की कला, संस्कृति और पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम 6 हिस्सों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे साम्राज्य के उदय से, फिर देखेंगे उसका संघर्ष और वापसी का दौर। इसके बाद बात होगी अकबर के महान शासन की, फिर कला के उस स्वर्ण युग की, और फिर देखेंगे औरंगजेब के समय की चुनौतियां, और आखिर में मुगलों की उस स्थायी विरासत की जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के भारत से, जब एक नई शक्ति इस जमीन पर अपने कदम रख रही थी। देखिए, मुगल साम्राज्य कोई रातों रात नहीं बन गया था। ये उस दिल्ली सल्तनत की जगह पर बना जो सदियों के शासन के बाद काफी कमजोर पड़ चुकी थी। गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक कई सल्तनतों ने राज किया, लेकिन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस बदलाव को लाने वाला शख्स था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तैमूर और चंगेज खान का वंशज। बाबर सिर्फ 12 साल की उम्र में फरेगना का शासक बन गया था। काबुल जीतने के बाद उसकी नजरें हिंदुस्तान पर थीं। अपनी छोटी लेकिन उस जमाने की आधुनिक तोपों और बंदूकों से लैस सेना के दम पर उसने बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया, जिसमें 1527 में राणा सांगा पर मिली जीत एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसकी आत्मकथा बाबरनामा उसके जीवन के अनुभवों का एक बहुत ही खुला दस्तावेज है। बाबर ने साम्राज्य की नींव तो रख दी थी, लेकिन उसके बेटे हुमायूं का शासनकाल बेहद उथल-पुथल भरा रहा। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब लगा कि ये साम्राज्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। हुमायूं का शासन वाकई चुनौतियों से भरा था। शेरशाह सूरी ने उसे 1539 में चौसा और फिर 1540 में कन्नौज में बुरी तरह हराया। इसके बाद हुमायूं को पूरे 15 साल के लिए अपना ही साम्राज्य छोड़कर भटकना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 1555 में दिल्ली और आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया। पर उसकी ये जीत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। हुमायूं की जीत भले ही छोटी रही हो, लेकिन उसकी विरासत बहुत बड़ी साबित हुई। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में उसका मकबरा बनवाया। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि यही इमारत आगे चल के ताजमहल के डिजाइन के लिए एक मुख्य प्रेरणा बनी। हुमायूं के बाद मुगल सल्तनत की बागडोर एक ऐसे शहजादे के हाथ में आई जिसे इतिहास आज अकबर महान के नाम से जानता है। उसने बहुत ही कम उम्र में गद्दी संभाली और एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर दिया। साल था 1556, पानीपत की दूसरी लड़ाई। यहाँ एक 13 साल के अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान के नेतृत्व में हेमू को एक निर्णायक लड़ाई में हराया, और इस एक जीत ने भारत में मुगल शासन को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। और इसके बाद तो अकबर ने विजय का एक ऐसा अभियान शुरू किया जो दशकों तक चला। मालवा से शुरुआत की, फिर चित्तौड़गढ़ जैसे मजबूत किलों को जीता। पूरब में बंगाल और बिहार से लेकर पश्चिम में काबुल और कश्मीर तक, और आखिर में दक्षिण में अहमदनगर तक उसने मुगल साम्राज्य को पूरे उपमहाद्वीप में फैला दिया। तो अब फौज और जंग से ध्यान हटाकर साम्राज्य के सांस्कृतिक शिखर की तरफ बढ़ते हैं, जो अकबर के उत्तराधिकारियों के दौर में अपने चरम पर पहुंचा। अकबर के बेटे जहांगीर ने राजपूतों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे और अंग्रेज व्यापारियों के लिए भी दरवाजे खोले। वो कला, खासतौर पर चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था। लेकिन उसके बाद आया उसका बेटा शाहजहां, जिसे इतिहास आज मास्टर बिल्डर के नाम से जानता है। शाहजहां की वास्तुकला की जो विरासत है वो आज भी पूरी दुनिया को हैरान करती है। प्यार की निशानी आगरा का ताजमहल हो, शक्ति का प्रतीक दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद हो, या फिर खूबसूरती का नमूना लाहौर का शालीमार बाग, ये सारी इमारतें मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग की पहचान बन गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये स्वर्ण युग हमेशा के लिए कायम रह सकता था? कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठा आखिरी महान मुगल औरंगजेब। उसका लंबा शासनकाल विस्तार, संघर्ष और काफी विवादों से भरा रहा। औरंगजेब की नीतियां अपने परदादा अकबर की नीतियों से बिल्कुल अलग थीं।
जहां अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, वहीं औरंगजेब ने सख्त इस्लामी कानून लागू किए। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया नाम का एक टैक्स फिर से लगा दिया और यहां तक कि दरबारी संगीत पर भी पाबंदी लगा दी। इस बदलाव ने साम्राज्य के अंदर ही गहरी दरारें पैदा कर दी। औरंगजेब के शासन का विरोधाभास भी यही था। एक तरफ उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा तक पहुंचाया, लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी सख्त नीतियों ने मराठों, सिखों और राजपूतों के साथ कभी न खत्म होने वाले युद्धों को जन्म दिया, जिसने साम्राज्य की दौलत और ताकत दोनों को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। औरंगजेब की मौत के बाद साम्राज्य का पतन तो तेजी से शुरू हो गया, लेकिन अब हम उसके उस स्थायी प्रभाव पर ध्यान देंगे जो आज के भारत पर भी साफ दिखाई देता है। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद गद्दी के लिए लड़ाइयों ने साम्राज्य को बिल्कुल खोखला कर दिया। एक के बाद एक कमजोर शासक आते गए और आखिरकार 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने बर्मा भेज दिया, जिससे इस महान वंश का औपचारिक रूप से अंत हो गया। लेकिन साम्राज्य का अंत उसकी विरासत का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। मुगल वास्तुकला, जिसमें भारतीय, फारसी और तुर्की शैलियों का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है, वो आज भी ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतों के रूप में भारत की शान है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये भारत की पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। और सांस्कृतिक विरासत तो और भी गहरी है। उर्दू ज़बान, जो फारसी और स्थानीय बोलियों के मेल से बनी, इसी दौर में परवान चढ़ी। आज हम जो बिरयानी और कबाब जैसे लजीज व्यंजन खाते हैं या शेरवानी जैसा पहनावा देखते हैं, इन सबका श्रेय कहीं ना कहीं मुगल काल को ही जाता है। और ये प्रभाव सिर्फ संस्कृति तक ही नहीं रुका। मुगलों की जो संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसमें एक पूरी तरह से व्यवस्थित नौकरशाही थी, उसने ब्रिटिश राज और यहाँ तक कि आज़ाद भारत की सिविल सेवाओं के लिए भी एक बुनियादी ढांचा तैयार किया। तो अंत में यह सवाल सच में सोचने पे मजबूर करता है कि वास्तुकला, भोजन, भाषा या प्रशासन में से मुगल विरासत का वो कौन सा हिस्सा है जो आज के भारत में सबसे स्पष्ट रूप से सबसे ज्यादा जिंदा है? इसका जवाब शायद हम सब के चारों ओर ही मौजूद है।